गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का है और टॉपिक है अपना माइटोसिस सेल डिवीज़न। तो आज हम बेसिकली माइटोसिस समसूत्री विभाजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस समसूत्री विभाजन को। ओके, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में। नंबर 1 कि जब भी माइटोसिस डिवीज़न होता है तो एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है और एज ए रिजल्ट वो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। अब इस डिवीज़न की सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये है कि माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा जो पेरेंट सेल से जो 2 डॉटर सेल बनी हैं उन दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या ठीक उतनी ही होगी जितनी पेरेंट सेल में थी। हिंदी में कहें तो पैतृक कोशिका में जितने गुणसूत्र थे विभाजन के बाद बनी हुई दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है और इसी कारण हम माइटोसिस को कॉमनली इक्वेटोरियल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो माइटोसिस इक्वेटोरियल डिवीज़न है क्योंकि इस डिवीज़न के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट बना रहता है। किसी भी प्रकार की कमी गुणसूत्रों की संख्या में नहीं आती है। नंबर 2, कंप्लीट डिवीज़न की बात करें तो कंप्लीट माइटोसिस डिवीज़न को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम न्यूक्लियस के डिवीज़न को डिस्कस करेंगे जिसे हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के बारे में जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो कंप्लीट माइटोसिस डिवीज़न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हम माइटोसिस की स्टडी करना चाहें तो ऐसे कौन से सेल्स होंगे या बॉडी के वो कौन से पार्ट्स हैं जहां पर माइटोसिस डिवीज़न हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं और उनमें जो भी सेल्स अगर डिवाइड हो सकता है तो उन सब में माइटोसिस होता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं उनमें भी माइटोसिस होता है और जो जर्मिनल सेल है वो भी माइटोसिस में जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, कई बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो जब
टेस्टिस मेल के अंदर जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मेल गैमेट बनते हैं स्पर्म। फीमेल में ओवेरी, जहाँ पर oogenesis की प्रोसेस होती है, फीमेल गैमेट ओवा बनते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस के समय 3 स्टेप्स होते हैं कंप्लीट गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ एंड थर्ड मैच्योरेशन। तो गैमीटोजेनेसिस के समय जो मल्टीप्लिकेशन फेज, हिंदी में उसे हम गुणन अवस्था कहते हैं, तो उस गुणन अवस्था के समय भी माइटोसिस डिवीज़न, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन सभी प्रकार की कोशिकाओं में है, कायिक कोशिकाओं में भी ये पाया जाता है और जनन कोशिकाओं में भी इस प्रकार का डिवीज़न प्रेजेंट है। ओके, नाउ अब पहले डिस्कशन करेंगे हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में, केंद्रक के विभाजन के बारे में। इस कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज और फाइनली टीलोफेज स्टेज आती है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेज के क्या फीचर्स हैं और क्या चेंजेस हमें सेल में इन स्टेजेस के दौरान दिखाई देते हैं। ओके, लेट अस। तो सबसे पहली जो स्टेज है डिवीज़न की, कैरियोकाइनेसिस की, हमने इस स्टेज का नाम दिया है प्रोफेज। तो पहली अवस्था की बात करते हैं, वो प्रोफेज है। तो यहाँ पर हमने एक मेंशन की ये चीज़ कि सेल का जब डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न की जो लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी अवधि की जो अवस्था है, वो प्रोफेज है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सेल साइकिल, अलग से एक लेक्चर डिस्कस करेंगे उस पर। तो अगर सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज देखें तो वो तो इंटरफेज है, और अगर डिवीज़न की बात करें पर्टिकुलर, तो डिवीज़न की सबसे लंबी जो स्टेज होगी वो प्रोफेज स्टेज, हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रोफेज स्टेज में हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि जब एक सेल इंटरफेज में है, डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो उस समय उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, केंद्रक है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर कैरियोथिका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न में एंटर करती है और सबसे पहले प्रोफेज स्टेज आती है, तो पहला चेंज कि वो न्यूक्लियर जो एनवेलप था, केंद्रक की जो झिल्ली थी, वो धीरे धीरे टूटने लगती है, डिसअपीयर होने लगती है। इस डायग्राम में हमने न्यूक्लियर एनवेलप को धीरे धीरे डिसअपीयर होते हुए दिखाया है। तो पहला चेंज ये हुआ कि जैसे ही एक सेल प्रोफेज में एंटर हुई तो उसका जो न्यूक्लियर एनवेलप कैरियोथिका है, केंद्रक झिल्ली है, वो डिसअपीयर होने लग जाएगी। नंबर 2 कि न्यूक्लियस के अंदर एक लिटिल न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई, केंद्रिक प्रेजेंट होता है। तो दूसरा बड़ा चेंजेस ये हुआ कि वो केंद्रिक भी डीजनरेट, डिसअपीयर हो जाएगा। तो 2 बड़े चेंजेस हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, न्यूक्लियोलाई वो भी डीजनरेट, डिसअपीयर हो गया। नंबर 3, अब जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो उस समय होगा क्या कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा, जो गुणसूत्र हैं उनके पृथक्करण की क्रिया होनी है। और ऐसा तभी संभव होगा जब क्रोमोसोम थिक, मोटे धागे या तंतुओं के रूप में हो। इंटरफेज में ये क्रोमेटिन, थिन थ्रेड, पतले तंतुओं के रूप में होते हैं, तो सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही प्रोफेज स्टेज आएगी तो जो क्रोमेटिन था वो थिक क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा।
तो नेक्स्ट चेंजेस हमने यहाँ मेंशन भी किया है 3rd नंबर पॉइंट पे कि जो क्रोमेटीन था वो कन्वर्ट होकर अब क्रोमोसोम एक थिक थ्रेड नुमा संरचना का निर्माण कर लेगा। नेक्स्ट चौथा परिवर्तन क्या होगा कि क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर एक पार्ट है जहां पर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम की आर्म्स जुड़ी रहती है, भुजाएं जुड़ी रहती है। तो उस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क की आकृति का प्रोटीन अपीयर होता है। इस प्रोटीन को काइनेटोकोर कहा जाता है। मैंने इस डायग्राम में यहाँ पर सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर प्रोटीन को रिप्रेजेंट यहाँ पर मेंशन किया है। तो चौथा बड़ा परिवर्तन हुआ कि सेंट्रोमियर पर एक डिस्क की आकृति का प्रोटीन अपीयर हो गया जिसे काइनेटोकोर नाम दिया गया। आगे डिस्कस करेंगे कि इस काइनेटोकोर का क्या रोल है। नेक्स्ट चेंज कि सेल के अंदर जब वो इंटरफेज स्टेज है तो एक सेंट्रोसोम करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसमें उस सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही प्रोफेज स्टेज आएगी ये दोनों सेंट्रियोल ऐसे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये 5वां परिवर्तन हुआ। अच्छा, इसके बाद कि क्रोमोसोम का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, ये काम माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस का होता है। तो प्रोफेज स्टेज में ये स्पिंडल एपरेटस या माइटोटिक एपरेटस बन जाता है और वो क्रोमोसोम के प्रॉपर सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया प्रोफेज स्टेज में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में। ओके, नेक्स्ट प्रोफेज के बाद जो डिवीज़न की नेक्स्ट स्टेज जो आएगी उस स्टेज का नाम है मेटाफेज स्टेज। डिस्कस करते हैं मेटाफेज स्टेज में क्या है। सबसे पहला परिवर्तन है वो सेल की शेप में चेंजेस हुए कि सेल का जो इक्वेटर है, बीच वाला भाग है, वहाँ से सेल थोड़ी सी फैलेगी और जो दोनों पोल्स हैं सेल के, मतलब ये जो पोर्शंस है यहाँ से थोड़ी फैलेगी और इन पोर्शन से थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी सेल। तो सेल के शेप में चेंजेस हुए। अच्छा, इस समय क्या होगा कि माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस कंप्लीटली बन चुका है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि माइटोटिक एपरेटस के कंपोनेंट क्या हैं। तो माइटोटिक एपरेटस के अंदर एक पार्ट तो आपका सेंट्रियोल है, तो दोनों सेंट्रियोल अपोजिट एंड पर पहुँच गए, अपने अपने पोल्स तक पहुँच चुके हैं। अब इन जो सेंट्रियोल है इनसे 3 टाइप्स के माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। अब वो कौन से माइक्रोट्यूब्यूल है डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल से ऐसे निकले हुए हैं दोनों तरफ। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे निकले हुए हैं इन माइक्रोट्यूब्यूल का नाम है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, सेकंड, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे कि क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर वाला जो डिस्क शेप प्रोटीन बना था सेंट्रोमियर पर, तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जो सेकंड टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल है इनका नाम है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और थर्ड, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम से तो नहीं जुड़े, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल एक साइड का जो ये सेंट्रियोल है इसका एक माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट एंड के जो दूसरा सेंट्रियोल है उसके माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ऐसे ओवरलैपिंग करता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। तो बेसिकली 3 टाइप्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए। एस्ट्रल जो चारों ओर फैले हुए हैं, काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ गए हैं, और पोलर जो अपोजिट एंड के जो सेंट्रियोल है
इनके जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से एक माइटोटिक एपरेटस बन गया और यही माइटोटिक एपरेटस क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। नंबर 2, प्रोफेज से जैसे ही मेटाफेज स्टेज की तरफ बढ़ते हैं तो एक इम्पोर्टेंट फीचर देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम का और कंडेंसेशन हुआ। मतलब इस मेटाफेज स्टेज तक आते आते क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस स्टेज में पहुंच जाते हैं, मतलब इनका मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है। अब क्रोमोसोम ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं, तो क्रोमोसोम की काउंटिंग, किसी सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, अगर हम ये काउंटिंग करना चाहते हैं तो मेटाफेज द सूटेबल स्टेज, सबसे बढ़िया अवस्था है क्रोमोसोम के नंबर की काउंटिंग के लिए। नंबर 3, मेटाफेज स्टेज में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के ठीक बीच में, इट इज़ द इक्वेटर पार्ट, मिडल पर आकर एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। तो इस जगह को हमने मेटाफेज प्लेट नाम दिया है। तो सभी क्रोमोसोम इस मेटाफेज प्लेट पर आकर अरेंज हो गए हैं। अच्छा, ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब मियोसिस डिवीज़न होगा, अलग से एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है। तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो, उसकी जो मेटाफेज फर्स्ट स्टेज होगी वो माइटोसिस के मेटाफेज से अलग है। क्या अलग है? यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट अगर थोड़ा देखें तो जो सेंट्रोमियर हैं वो तो बीच में है, जबकि जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं, वो अपने अपने पोल्स की ओर दिख रही है आपको। ये अरेंजमेंट आपको माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में दिखाई देता है। ओके, मेटाफेज स्टेज के बारे में डिस्कस किया। देन मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, वो है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज को हम क्विकेस्ट स्टेज कहते हैं, बहुत फास्ट, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो बड़ी तेज़ी से होते हैं। तो बहुत कम समय में ये स्टेज या ये चेंजेस होते हैं। तो प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था है विभाजन की, एनाफेज विभाजन की सबसे छोटी अवधि की अवस्था है। ओके, नंबर 2, क्या होगा इस समय कि सेल के साइज में फिर चेंजेस हुआ। अब सेल थोड़ी इलोंगेट हुई है। सेल के इलोंगेट होने से क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में हेल्प होगी। अब यहाँ क्या चेंजेस हुए? सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस है वो मैंने यहाँ पर सर्कल किया है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, कि एक क्रोमोसोम के पास जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट होगा, विपाटित होगा। तो सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग होने से क्या होगा, एक डायग्राम से अगर मैं शो करूँ यहाँ पर कि ये एक कंडीशन थी, ये स्टेज थी क्रोमोसोम की। तो जैसे ही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी तो ये दो क्रोमेटिड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये दो क्रोमेटिड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने से साथ में क्या होगा, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग होगी, कि लगातार काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल छोटे होंगे जबकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल की लंबाई बढ़ती जाएगी। ऐसा होने से एनाफेज मूवमेंट होगा, यानी क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने अपने पोल्स की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जब क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की ओर मूव करेंगे, काइनेटोकोर या जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग के बाद, तो आपको सेल तो 2n है, डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम आपको 4n, तो 2n सेल में 4n क्रोमोसोम आपको एनाफेज स्टेज में दिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर 2n सेल है, 4n क्रोमोसोम दिख रहे हैं, अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर रहे हैं, और इस समय जो मूवमेंट है क्रोमोसोम का उसे क्रोमोसोम का एनाफेज मूवमेंट कहते हैं। तो जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है क्रोमोसोम पर, उस बेसिस पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, 4 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। उनके नाम है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। इस तरह से 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो ये जो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं, आपको एनाफेज स्टेज के समय ये डिफरेंट शेप के दिखाई देंगे। जैसे जो मेटासेंट्रिक हैं वो क्रोमोसोम आपको वी शेप्ड दिखाई देंगे, सब मेटासेंट्रिक है वो आपको एल शेप दिखाई देगा, ऐसे ही वी शेप, एल शेप, आई शेप और जे शेप। तो ये जो क्रोमोसोम डिफरेंट शेप के आपको दिखाई देंगे, ये आपको एनाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं। ओके, तो एनाफेज स्टेज के बारे में डिस्कस किया, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ। इस समय सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, याद करने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीज़न की स्टेज आती है वो टीलोफेज है। ये कैरियोकाइनेसिस का लास्ट पार्ट है। इसमें ऐसे चेंजेस होंगे जो प्रोफेज के रिवर्स है, इसलिए मैंने इस स्टेज का नाम भी दिया, इट इज़ द रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज। वहाँ न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हुआ था, यहाँ वापस रीफॉर्म हो जाएगा। इस समय न्यूक्लियोलस जो लिटिल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वो वापस केंद्रिक वापस रीअपीयर हो गया, केंद्रक झिल्ली बन गई है वापस। जो क्रोमोसोम मोटे थे अब वापस धागों के रूप में, क्रोमेटिन के रूप में आ जाएंगे। और इस प्रकार टीलोफेज स्टेज में वो सभी चेंजेस उल्टे होंगे जो प्रोफेज में हुए थे। तो ये 4 स्टेज में हमने कैरियोकाइनेसिस डिस्कस किया और रिजल्ट के रूप में हमें ये 2 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर मिल जाएंगे। टीलोफेज के साथ ही कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस पे डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल में जब भी साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, तो इस समय एक क्लीवेज फरो बनती है। क्लीवेज फरो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर बढ़ती है और साइटोप्लाज्म को 2 एग्जैक्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है और इस प्रकार रिजल्ट के रूप में 2 डॉटर सेल आपको मिलती है। तो आज हमने डिस्कस किया माइटोसिस डिवीज़न के बारे में, जिसे हमने इक्वेटोरियल डिवीज़न कहा है। ये डिवीज़न एक इम्पोर्टेंट डिवीज़न है ग्रोथ के लिए। जब भी आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, तो उसमें माइटोसिस इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, आपके शरीर में कोई घाव बन जाता है तो नेबरिंग सेल, घाव के आसपास की कोशिकाएं माइटोसिस डिवीज़न करती हैं, उस घाव को भरती हैं। रीजनरेशन, जिन एनिमल्स में रीजनरेशन होता है उनमें रीजनरेशन की प्रोसेस में भी माइटोसिस डिवीज़न ही इन्वॉल्व होता है। पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनती है, उसमें भी माइटोसिस डिवीज़न इन्वॉल्व हैं। आपकी ग्रोथ, उसके लिए जब भी गैमेटोजेनेसिस होता है उसमें जब मल्टीप्लिकेशन की फेज़ होगी तब भी माइटोसिस डिवीज़न होगा। तो माइटोसिस डिवीज़न एक इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है। सभी प्रकार की सेल में माइटोसिस डिवीज़न होता है। एक्सेप्शनली आप याद रखें, न्यूरॉन जो हैं उनमें कभी भी सेल डिवीज़न नहीं होता, वो कभी डिवाइड नहीं होती, उनमें किसी भी प्रकार का कोई डिवीज़न प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जो सेल्स हैं उन सब में माइटोसिस डिवीज़न जरूर होगा। थैंक यू।